अब तक की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हियरिंग्स में एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन सामने आया है और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को डरा रहा है, जिसमें मौजूद है चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा एंड जस्टिस ए एस चंदूरकर। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नर्स के पास एक इंडिपेंडेंट पावर है किसी बिल को विथहोल्ड करने की बिना उसे स्टेट असेंबली को वापस भेजे हुए। शुरुआत में ये एक टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन लगता है, लेकिन जब इसको डिटेल में देखा जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस स्पाइन चिलिंग है। अगर ये इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट कर ली गई तो इसका मतलब होगा कि गवर्नर मनी बिल को भी रोक सकता है, और मनी बिल का मतलब सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के बजट एंड फाइनेंशियल फंक्शनिंग पर डायरेक्ट वीटो। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कह दिया है कि ये इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि अगर एक अनइलेक्टेड गवर्नर के हाथ में इतनी डिस्क्रिशनरी पावर आ गई तो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स की लेजिटिमेसी और पूरा फेडरल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन हिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसी मुद्दे पर यूनियन गवर्नमेंट के इंटरप्रिटेशन पर अपनी गंभीरता एक्सप्रेस की। कोर्ट ने सीधे कह दिया कि अगर ऐसा माना जाता है तो इसका मतलब होगा कि गवर्नर के पास मनी बिल को भी विथहोल्ड करने की पावर होगी, और ये सिचुएशन काफी प्रॉब्लमैटिक है। अब जस्टिस नरसिम्हा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि द यूनियन सेज द power of withholding stands on its own and the governor can withhold a bill. Therefore, when you independently exercise the power of withholding, it is a little problematic because at the threshold the governor withholds the bill. There is a problem because with this power even a money bill can be withheld. अब समझना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 क्लियरली बोलता है कि गवर्नर एक बिल को या तो असेंट देगा या फिर वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ मनी बिल। लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट पावर ऑफ विथहोल्डिंग को मान लिया जाए तो गवर्नर सीधे मना भी कर सकता है, और वो मनी बिल के केस में भी हो सकता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मनी बिल जो सिर्फ गवर्नर की रिकमेंडेशन के साथ इंट्रोड्यूस होता है उसी को गवर्नर रिजेक्ट कर दे तो फिर असेंबली और इलेक्टेड गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है। क्या इस तरह से गवर्नर्स एक वीटो पावर एंजॉय करेंगे जो डायरेक्टली डेमोक्रेटिक विल को अंडरमाइन करे। अभी समझना भी जरूरी है कि मनी बिल एक्चुअली होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग मनी बिल वही है जो टैक्सेस, बोरोइंग ऑफ मनी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा से डील करता है। इन सिंपल वर्ड्स ये फाइनेंशियल बैकबोन होता है स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए। और आर्टिकल 207 बोलता है कि मनी बिल एक स्टेट असेंबली में सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब पहले से ही गवर्नर का रोल काफी स्ट्रॉन्ग है इसमें, और अब अगर उसी बिल को गवर्नर विथहोल्ड करने लगे तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स क्रिएट करता है। जस्टिस नरसिम्हा ने सही पॉइंट उठाया। हाउ डू यू रिकंसाइल दैट अ मनी बिल कैन बी रिजेक्टेड एट द आउटसेट बाय द गवर्नर बाय द सब्सटेंटिव प्रोविजन? ही कैन रिटर्न द बिल ओनली इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। हाउ डू यू रिकंसाइल दिस? यही वो कॉन्ट्राडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट को परेशान कर रहा है। जस्टिस नरसिम्हा ने एक और पॉइंटेड सवाल किया था कि इफ अ गवर्नर एट द थ्रेशोल्ड कैन विथहोल्ड अ बिल, ही कैन देन इवन विथहोल्ड अ मनी बिल। और सीनियर एडवोकेट हरी साल्वे ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद होते हुए कामली कहा भी था कि यस द गवर्नर कैन डू सो। ये जवाब सुनते ही कोर्ट का इरिटेशन और ज्यादा क्लियर हो गया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यूमेंट रखा, आर्टिकल 207 के अंदर जब मनी बिल गवर्नर के रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता तो विथहोल्डिंग का सवाल ही नहीं उठता। मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि अगर एक मनी बिल पहले ही गवर्नर के अप्रूवल के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है तो लॉजिकली वो उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट का कंसर्न ये है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट पावर का इंटरप्रिटेशन खोल देते हो तो थियोरेटिकली गवर्नर के पास वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, और डेमोक्रेसी में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वीकन कर दे और अनइलेक्टेड अथॉरिटी को एब्सोल्यूट पावर दे दे। ये डिबेट एक लार्जर ट्रेंड का भी हिस्सा बन चुका है, जहां गवर्नर्स और इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के बीच काफी क्लैशेस देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, पंजाब, लगभग हर जगह ये फ्रिक्शन नजर आ रही है। गवर्नर्स पर पहले ही ये आरोप लगे हैं कि वो यूनियन गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं और डेलिब्रेटली स्टेट के बिल्स को डीले करते हैं या रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर रिमार्क भी दिया था कि आर इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स डिपेंडेंट ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ गवर्नर्स। ये एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल है जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के कोर को टच करता है। अगस्त 20 को भी कोर्ट ने यूनियन से सीधा सीधा पूछ लिया था कि आर इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स एट द मर्सी ऑफ गवर्नर्स वो कुड फेल बिल्स बाय मियरली विथहोल्डिंग एसेंट फॉर देम। ये एक चिलिंग सिनेरियो है जहां एक अपॉइंटेड अथॉरिटी
इलेक्टेड मैंडेट को ब्लॉक कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट की असली टेंशन सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट पर नहीं है। कंसर्न ये है कि यूनियन गवर्नमेंट किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर रही है। अगर हर प्रोविजंस को इस तरह से रीड किया जाएगा जहां गवर्नर और प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स को ब्रॉडन करके दिखाया जाए, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टेट्स के ऑटोनॉमी पर और फेडरल बैलेंस पर पड़ेगा। ये एक तरह का सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्रिएट करेगा जहां इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स अपने ही बिल्स को लॉ बनाने के लिए गवर्नर की मर्जी पर होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट है। और सबसे बड़ी बात, अगर मनी बिल तक गवर्नर विथहोल्ड करने लगे तो इसका मतलब है कि एक स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट भी फ्रीली पास नहीं कर पाएगी। ये तो इलेक्टिव मैंडेट का पूरा खत्म हो जाना हो जाएगा। अब जो ओरल ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिए हैं वो एक सिग्नल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। बेंच ने क्लियरली रिमार्क किया है कि ये इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लमैटिक है। मतलब कोर्ट को लगता है कि अगर इसको अनचेक्ड छोड़ा गया तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस केस में जब भी फाइनल जजमेंट आएगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क होगा। जैसे केशव नंदा भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया था, वैसे ही ये केस गवर्नर के रोल और फेडरलिज्म के बाउंड्रीज को क्लियर कर देगा। आखिर में बात वही है कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के बिल्स बिना किसी रुकावट के एसेंट पाए, या फिर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स के पास एक जेन्युइन वीटो पावर है जो यूनियन स्टेट बैलेंस के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी जो लग रहा है वो ये है कि कोर्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की तरफ खड़ा दिख रहा है और गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट के इंडिपेंडेंट विथहोल्डिंग पावर को एक थ्रेट की तरह देख रहा है। इस पूरे मैटर में एक और चीज बहुत क्लियर हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं वो सिर्फ एक टेक्निकल लीगल एक्सरसाइज नहीं है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक फिलॉसफी भी होती है। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि गवर्नर्स को इतनी डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है तो वो डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को अंडरमाइन करेगा। और जब बात मनी बिल्स की आती है तो वो सिर्फ एक टेक्निकल कैटेगरी नहीं हो सकती, वो स्टेट्स के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड इलेक्टेड मैंडेट का सीधा रिफ्लेक्शन है। अगर उस पर भी गवर्नर की मर्जी चलती है तो फिर वी द पीपल की सोवरेनिटी का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक इम्पोर्टेंट क्रॉस रोड्स पर खड़ा है जहां उसको डिसाइड करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। और जैसे जैसे हियरिंग्स आगे बढ़ेंगी ये मैटर और भी हीटेड होने वाला है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।